वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के न्यू बैच जून 2021 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो छायावाद युग चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला और इसके अतिरिक्त भी कुछ कवि हैं और उस पर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर बैठे, नोट डाउन करते रहें, अपने नोट्स अपने से बनाते रहें। और दोस्तों ये हमारी क्लास 25 है, इससे पहले हमने 1 से 24 तक की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें, अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम जो क्वेश्चंस और वीडियोस अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत से तुरंत मिल जाया करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर अगर बात करें तो चारों चंद्रलेख के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इनकी जो और रचनाएं हैं वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा अनामदास का पोथा, फुटज कुटज, विवाह प्रवाह, अशोक के फूल, आलोक पर्व इत्यादि। कबीर नामक कृति। कबीर नामक कृति के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मांगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। महादेवी वर्मा जी की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, हिमालय इत्यादि। ये किसकी हैं? ये हमारे यहाँ पे महादेवी वर्मा जी की बात हो रही है। फिर बात करते हैं आगे निहार पर क्या है कि महादेवी वर्मा का ये प्रथम संग्रह है, इसमें 47 गीत संकलित हैं। कितने गीत संकलित हैं? 47। और ये भी पूछा गया है कि महादेवी वर्मा जी का प्रथम संग्रह कौन सा है। तो काव्य संग्रह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है, काव्य संग्रह कौन सा है? निहार, जिसमें 47 गीत संकलित किए गए हैं। आगे देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी पर कुछ प्रमुख तथ्य हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा को छायावाद के वृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वृहद चतुष्टयी का कौन सा ऑप्शन सही है। तो वहाँ पे 4-4 करके ऐसे दे देगा, ABCD करके, तो उसमें से हमें एक ऑप्शन जो है वो सही है। उसमें से कौन सा है? प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावाद के वृहद चतुष्टयी के नाम से जाने जाते हैं। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। महादेवी वर्मा की सर्वप्रथम रचना चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए महादेवी वर्मा को सेक्सरिया एवं मांगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रारंभ में महादेवी वर्मा ब्रज भाषा में रचनाएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में रचनाएं करने लगी थी। महादेवी वर्मा एक कुशल चित्रकार भी थी। छायावाद का विरोध, बहुत लोगों ने छायावाद का विरोध किया था, तो चलिए उसी के पक्ष में देखते हैं कि छायावाद की समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा, छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गगत सिद्धांत संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्यता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है।
आधुनिक मीरा की बात आती है तो जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार समर्पण का भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में भी देखने को मिलता है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने महादेवी वर्मा की साहित्यिक उत्कृष्टता हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर किसे संबोधित किया है? महादेवी वर्मा को। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत पर देख लेते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था कब? 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड है, उसके अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1970 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के उपनाम से जाने जाते हैं। ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। 20 मई 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम था गोसाई दत्त। इनकी कृति लोकायतन प्रबंध काव्य में है। सन 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना 1916 ईस्वी में की थी। पंत जी का अंतिम काव्य संग्रह गुंजन है। छायावाद वृहदतई में प्रसाद निराला के साथ पंत जी की गणना भी की जाती है। ठीक है। वृहदत्रयी, छायावाद की वृहदत्रयी, जैसे वृहद चतुष्टयी थी, उसी तरह से यहाँ पे वृहदत्रयी है, जिसमें से प्रसाद निराला और सुमित्रानंदन पंत जी का नाम आता है। तो सुमित्रानंदन पंत पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि सुमित्रानंदन पंत की जो पहला जो काव्य संग्रह है वीणा, 1927 में, कब? 1927 में ईस्वी में आया था। युगांत की रचना उन्होंने कब की थी? 1936 में। ठीक है। युगांत की रचना उन्होंने की थी 1936 ईस्वी में। इसी के साथ पंत जी के काव्य का विकास कालखंड समाप्त हो जाता है। ठीक है। युगांत छायावाद युग के अंतिम की घोषणा है। युगांत जो है वो छायावादी युग के अंत की घोषणा है। उनकी कविता का स्वरूप एवं स्वर समय के साथ साथ बदलता रहा है, और जो आलोचक हैं उनकी कविताओं को 3 चरणों में बांटा है। सॉरी, 3 नहीं, 4 चरणों में बांटा है। छायावादी काव्य में, दूसरा प्रगतिवादी काव्य में, तीसरा अरविंद दर्शन का प्रभाव या अंतश्चेतनावादी काव्य में, और चौथा है नव मानवतावादी काव्य में। ठीक है। और इनकी पहली रचना, जैसा कि अभी हमने देखा कि गिरजे का घंटा, 1916 में प्रकाशित हुई थी, और यहीं से इनके साहित्य की यात्रा की शुरुआत होती है। तो पहला चरण है छायावादी काव्य। पंत जी के काव्य रचना का प्रथम चरण छायावादी युग की रचनाओं के रूप में हुआ है। इसमें की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1926, गुंजन 1932। फिर है प्रगतिवादी काव्य। पंत जी की काव्य रचना का द्वितीय चरण है प्रगतिवादी काव्य का युग। इस काल के अंतर्गत 3 काव्य संकलन आते हैं: युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी तथा ग्राम्या 1940 ईस्वी। फिर है अंतश्चेतनावादी काव्य, जिसे अरविंद दर्शन भी कहते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मतलब इसमें क्या है कि अरविंद दर्शन का इन पर बहुत प्रभाव था। ठीक है। और स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धूलि इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आता है अंत में नव मानवतावादी काव्य। इसमें की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है
उत्तरा 1949 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, अंतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, चिदम्बरा, अभिषेकिता और समाधिका आदि, ये इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं। और चिदम्बरा के लिए ही वर्ष 1968 में भारतीय साहित्य का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ये इन्हें प्राप्त हुआ था। और कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये था सुमित्रानंदन पंत के बारे में। थोड़ा सा आगे देखते हैं अब। छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि, ये प्रश्न ऐसा करके पूछता है इसमें कि छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो सुमित्रानंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। अभी हमने वो चरण देखे थे, कौन कौन से थे। छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनावादी स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगपथ 1949। फिर आता है नव मानवतावादी उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अड़िमा 1955, लोकायतन 1964। तो ये थी सुमित्रानंदन पंत के जो चरण थे, जिनको विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, उनके आधार पर रचनाएं। छायावाद का घोषणा पत्र। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, पल्लव की भूमिका हिंदी छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। ठीक है, तो छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा गया है। पल्लव की भूमिका को हिंदी के छायावाद का क्या कहा गया है, घोषणा पत्र। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार किया है। और किसने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने। सुमित्रानंदन पंत की पल्लव रचना को बहुत से लोग महाकाव्य समझ लेते हैं, परंतु यह कोई महाकाव्य नहीं है। यह 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रानंदन पंत का आरंभिक काव्य ग्रंथ है। सुमित्रानंदन पंत ने कुमायूनी में केवल एक कविता लिखी, जिसका नाम है बुरांश। कुमायूनी हीरा सिंह राणा की पुस्तक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिया आदि की रचना की है। निराला जी ने अपनी विवाहित पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि निराला जी अपनी पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर किस रचना की रचना की थी। तो याद रखिएगा, सरोज स्मृति है उस रचना का नाम। निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला था तथा इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित हुए थे। निराला ने बहुत सी रचनाओं की रचना की है, जिनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना और आराधना है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरोज स्मृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि निराला जी का जो जन्म है वो 21 फरवरी 1896 को बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध निराला जी का ही हुआ था।
मुक्तक छंद के प्रणेता के रूप में निराला जी को जाना जाता है? तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि मुक्तक छंद के प्रणेता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो निराला जी को। रबड़ छंद या केचुआ छंद भी ये प्रश्न पूछा गया है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद की कविताएं का प्रयोग किनकी कविताओं में मिलता है? तो याद रखिएगा निराला जी की कविताओं में मिलता है रबड़ छंद या केचुआ छंद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रानंदन पंत को मुक्तक छंद को हिंदी काव्य में स्थापित करने का श्रेय जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को मुक्तक छंद का जो हिंदी में स्थापित करने का श्रेय जाता है वो इन्हीं दोनों को जाता है। कुकुरमुत्ता 1941 ईस्वी, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का व्यंग्य परक कविता है जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। छायावाद पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्य विलास रहस्यवाद है और यही छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में आते हैं राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा आदि। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात आदि। तो दोस्तों यह था आज का हमारा छायावाद से संबंधित हमने यहाँ पे पढ़ा। अब हमें इसके सिर्फ कवि पढ़ने हैं और इस पर क्वेश्चन आंसर देखना है। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को देख लें। इससे क्या होगा कि आपके जो पिछला जो सिलेबस है, जो जिसमें जो जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, वो सारे टॉपिक यहाँ पे कराए गए हैं। इससे आपको आसानी होगी और परीक्षा में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।